when electron jump from n equals to 4 level to n equals to 1 level, the angular momentum changes by। तो हमको पता है एंगुलर मोमेंटम दैट इज एम वी आर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम होता है ना एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर। ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। ये क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले जब 4 में था, एन बराबर 4 में था, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, ये होगा 4 एच अपॉन 2 पाई। लेकिन जब एन बराबर 1 में आ गया तो जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा एच अपॉन 2 पाई। जो चेंज आया इसको इससे माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो 4 एच अपॉन 2 पाई माइनस एच अपॉन 2 पाई कितना हो जाएगा 3 एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ओके, व्हेन अ हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम ग्राउंड एनर्जी लेवल टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल, देन देखो ग्राउंड एनर्जी लेवल में था, ग्राउंड एनर्जी लेवल था, उससे कहाँ चला गया एक्साइटेड एनर्जी लेवल में। ठीक है ना, फर्स्ट मतलब एनर्जी लेवल मतलब एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, ओके, तो हमने बोला यहाँ पे एन बराबर सपोज 1 से कहाँ चला गया, एन बराबर सपोज एन बराबर कहाँ चला गया 2, एन 2 मैंने बोला 2 में चला गया, तो यहाँ से यहाँ चला गया। ऐसे हमने बोला कि जो ऑर्बिटल मॉडल है उसको हम क्या बोलते हैं प्लेनेटरी मॉडल। मतलब हमने बोला जैसे सन के जैसे दूर दूर जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है कि घटती जाती है। जैसे जैसे सन से दूर जाते जाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है ना। केप्लर्स लॉ के हिसाब से, केप्लर्स लॉ के बोलते तो हमने बोला यहाँ पे जो केप्लर्स लॉ का लगाया था क्योंकि ऑर्बिटल मॉडल है, ऑर्बिटल मॉडल प्लेनेटरी मॉडल ही है। ठीक है, ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो ऑर्बिट है वो प्लेनेटरी है, इसीलिए हम ऐसे लगा सकते हैं। जो पास में है जब रेडियस जब कम था तो वो वेलोसिटी ज़्यादा थी, जब रेडियस क्या कर दिया दूर कर दिया, रेडियस बढ़ा दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी देखो हम एनर्जी से सॉल्व करते हैं, एनर्जी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पहले हमने बोला पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इन्फिनिट में जाएगी, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है यार ये बढ़ती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये बढ़ती, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव है तो कम है, यहाँ पे कम नेगेटिव है मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। A body of mass m1 collide elastically with another body of mass m2 at rest. If velocity of m1 after collision become 2/3 times its initial velocity, then the ratio of their masses is। ठीक है, अपने पास एक बॉडी था m1, एक बॉडी था अपने पास m2, दोनों रास्ते पे जा रहे थे, इसकी वेलोसिटी सपोज v थी, पहले टकरा गए दोनों, जब टकराने के बाद जो m1 था वो कितना चलने लगा 2v/3 चलने लगा, तो m2 की जो कुछ वेलोसिटी थी। ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ देयर मासेस, हमको क्या बताना है m1/m2 की वैल्यू बतानी है, m1/m2 की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है अपने को। m1/m2 की वैल्यू बताओ जरा कितना होगा। ठीक है सर, हमने बोला पहले तो क्या कर लेते हैं, पहले तो हमने मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं, तो क्या करेंगे पी की इक्वेशन है ना, हमने बोला मोमेंटम कंजर्वेशन और पी की इक्वेशन अपने पास ना लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड पी की इक्वेशन अपने पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मोमेंटम कंजर्व करेंगे पहला का, दूसरा काम क्या आएंगे ई की इक्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ई तो कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, हमने बोला इनिशियल मोमेंटम क्या था m1 इंटू वी था, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा 2v/3, उसी डायरेक्शन में चल रहा है तो 2v/3 m1 प्लस m2 की जो वेलोसिटी सपोज v2 थी। ओके, हमने बोला जो हमारे पास, ठीक है इतना हो गया, ये तो हो गया अपने पास पहला इक्वेशन। ओके, तो हमने बोला इसे इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा ये m1v माइनस 2v m1/3 बराबर m2 इंटू v2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 3m1v माइनस, ठीक है, तो हो जाएगा अपने पास 2 करने से हमने बोला vm1/3 बराबर m2 इंटू v2, और ये हो गया अपने पास, देखो ये हो गया अपने पास। ठीक है, ओके, ये अपने पास हो गया ना। फिर क्या करते हैं अब इसके बाद वो ई की इक्वेशन लगा लेते हैं, पहला काम तो हो गया अपने को मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। अब दूसरा काम क्या करेंगे ई की इक्वेशन हमने बोला पहले तो ई हमने पास ये क्या बोला है इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, कौन सा कोलिजन कर रहे हैं इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इलास्टिकली बोला है तो हमने बोला ई की इक्वेशन लगाते हैं, तो ई हमारे पास क्या आ जाएगा 1 है, 1 बराबर v2 अपॉन v1 है ना, v2/v1 अपॉन u1 माइनस u2 ये होता है। ओके, v2 कितना हो गया अपने पास, v2 निकालना है अपने को, v1 अपने पास v1 है। ओके, v1 कितना है 3v/2 है। ओके सॉरी 2v/3 है, 2v/3 ओके
2v/3 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 है 2v/3 है। ओके हमने बोला v1 माइनस वी टू करेंगे तो सॉरी u1 माइनस u2 करेंगे तो u था uv और ये 0, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा v प्लस 2v/3 बराबर v2 दैट इज 5v/3 बराबर v2। ये v2 आ जाएगा अपने पास, ये v2 आ जाएगा। तो हमने बोला जब इसको इस v2 को हमने यहाँ डालेंगे तो अपने पास m1 v1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बोला इसको डाल देते हैं, चलो यहाँ पे डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डालते हैं, रुको इरेज कर लेता हूँ इसको इरेज कर लिया आपने, यहाँ पे डाल देते हैं, चलो यहाँ पे डाल दी। तो हमने बोला क्या हो जाएगा vm1 ओके अपॉन 3 इक्वल्स टू m2 इंटू v2 की वैल्यू कितनी है 5v/3 की जितनी है। तो ये v से v कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई 5/1। m1/m2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/1 आ गई। ओके v2 माइनस v1 अपॉन u1 प्लस u2 5v/3 ये हो जाएगा अपने पास, सब सही है। चलो A particle at rest suddenly disintegrate into two particles of equal masses which start moving. The two fragment will move। देखिए हमारे पास एक फ्रेगमेंट टूटेगा दो पार्टिकल्स में, तो अपोजिट मोमेंटम कंजर्व रखना है, p इनिशियल बराबर p मोमेंटम रखना है यार। जब टूटेगा तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, कहाँ जाएंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन, तभी तो क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और इक्वल मासेस में हमको बोल दिया इसलिए तो क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ये, ठीक है ना। मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड, यस क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रखना है। जब मास अगर सेम है दोनों का तो मोमेंटम कंजर्व तभी होगा जब दोनों का वेलोसिटी सेम होगा और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी तो मोमेंटम और मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल वेलोसिटी इक्वल स्पीड। The figures show the total acceleration a बराबर 32 दे दिया है। ओके ऑफ अ मूविंग पार्टिकल a बराबर 32 ऑफ अ मूविंग पार्टिकल रेडियस दिया r बराबर 1। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a एंड स्पीड द पार्टिकल एट द गिवन इंस्टेंट, ठीक है। ओके हमको एंगल दिया, एंगल से हम क्या निकालेंगे, देखो यहाँ पे एंगल होता है ना अपने पास, ये सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे ये टेंजेंशियल होता है। तो जो एंगल होता है tan थीटा, ये जो होता है वो कितना होता है a टेंजेंशियल अपॉन a सेंटीमीटर का रेशियो होता है। तो हमने tan थीटा कितना 60 कितना होता है 10√3 80 अपॉन ACP हो जाएगा, 80 अपॉन ACP। तो हमें 80 और ACP का रिलेशन आ गया, 80 बराबर √3 ऑफ ACP। ओके ए हो जाएगा इतना, ठीक है। ओके हमने बोला सब क्या करो, अब क्या करो, हमको ए दिया है, ए टोटल दिया है, हम लोग को पता है ए टोटल जो होता है वो क्या होता है ए टोटल इज इक्वल टू √80 स्क्वायर प्लस ACP²। तो अपने को क्या करना है यहाँ पे क्या पूछा है अपने को क्या पूछा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन पूछा यार। उसका क्या करते हैं हम लोग को इस 80 को रिप्लेस करते हैं ACP से। तो यहाँ पे जब इसको रिप्लेस कर देंगे, चलो इसको इरेज कर लेता हूँ, ऊपर वाले इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। इसको जब मैं इरेज कर लिया, ओके जल्दी इरेज करता हूँ, ये रहा। तो हमारे पास क्या है, अपने पास क्या है, ओके हमारे पास 80 का अपने में यहाँ पे जब मैंने पुट किया 80 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो अपने पास ए टोटल की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, ई की वैल्यू आ रही है अपने पास, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने तो 3 ACP का स्क्वायर प्लस ACP का स्क्वायर का अंडर रूट मैंने किया, तो अपने पास 80 जो आया वो कितना आया 4 है ना, 4 ACP का स्क्वायर मतलब 2 ACP। ये टेंजेंशियल आया, हमने बोला ये कितना है 32/2 बराबर ACP। ओके तो हमने बोला 16 हो जाएगा, अपने पास 16 आ जाएगा ACP, और ACP हम क्या बोलते हैं v²/r बोलते हैं। तो हमारे पास जो 16 होगा और r कितना दिया 1 दिया है, और हमने बोला ये किसके बराबर v² के बराबर हो जाएगा। तो v की बिना आएगा कितना है 4 आ जाएगा, v कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, v आ जाएगा 4, v आ जाएगा 4, 16 4। ओके अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट दिया है अपना, मैग्नेटिक मूवमेंट दिया अपने को 4.8 दे दिया आपने, मैग्नेटिक मूवमेंट दे दिया 4.8। ओके फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस, ठीक है। अपने को क्या बोला एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी है, बार मैग्नेट उसके एक्सियल पोजीशन पे पूछी है अपने को। ओके सेंटर से डिस्टेंस दिया अपने को, सेंटर से इतना डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटर से दिया डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ओके हमको बोला है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट देते हैं। हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो एनालॉजी पढ़ते हैं, हमारे पास एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और हमारे पास एक डाइपोल की वजह से और एक बार से मैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2 kp बाई आर क्यूब, 2 kp बाई आर क्यूब। यहाँ पे जो k का काम करता है वो क्या करता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करता है, तो यहाँ पे म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा। और यहाँ पे जो p का काम करता है कौन करता है मैग्नेटिक मूवमेंट m करता है, तो यहाँ पे m आएगा, m आ गया, और 2 तो 2 का ही रहेगा और r का r ही रहेगा। तो ये होगा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आता है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किस में है, ये एक्सियल पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे मतलब ये वाला एक्सियल पोजीशन है। ओके, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला पूछा है एक्सियल पोजीशन पे, क्या आएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू 10⁻⁷, ओके, इंटू पी की वैल्यू मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा अपने पास 0.4, सो मैंने 0.5 मान लिया। ओके, और अपने पास आर क्यूब हो गया, आर क्यूब 10 इंटू 10⁻⁻² का क्यूब ऐसा यूनिट्स में, तो अपने पास ये हो जाएगा आधा आधा तो कैंसिल। ओके, 10⁻⁷ अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मतलब 10⁻⁵। ओके, कहाँ पे गलती हो गया यार, यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब होता है, यहाँ पे क्यूब गलती कर दी ना, वो क्यूब करना होता है, यहाँ पे क्यूब करना होता है, क्यूब होता है, क्यूब होता है, तो क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया, क्यूब कर दिया, तो क्यूब करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे। ओके, ये अपने पास आ जाएगा 10⁻⁷, 10⁻⁷ अपॉन ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये 10⁻⁻1 होता है यार, 10⁻⁻1 होता है, 10⁻⁻1 होता है। और जब मैंने -1 को क्या किया, 10⁻⁻1 को क्यूब कर दिया, 10⁻³ हो गया, मैंने 10⁻³ को जब इससे घटाया 10⁻⁴ हो गया, मतलब 10⁻⁴ आ रहा है, मतलब हमने अप्रॉक्स माना है ना, इसीलिए हमने बोला 10⁻⁴ के सबसे पास है ये। Okay, two unknown resistance are connected in two gap of meter bridge. The null point is obtained at 40 centimeter. Null point is obtained at 40 centimeter from the left end. अपने पास एक मीटर ब्रिज होती है, एक मीटर ब्रिज होती है। यहाँ पे क्या बोला है, लेफ्ट इंड से नापते हैं अपने पास यहाँ पे, है ना। जब हमने बोला मीटर ब्रिज के हमारे पास क्या होता है, एक तो हमने को अननोन रेजिस्टेंस होता है, एक तो रेजिस्टेंस पता होता है, ठीक है। मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस पता होता है, रेजिस्टेंस नहीं पता होता। तो अपने पास जो रेजिस्टेंस जहाँ पे पता था वो हमने बोला एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया इसके बीच में, इसके बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया, अब उसको पता लगाना है अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ होगा इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। ओके ओके, तो हमने बोला देखो ये जो मीटर ब्रिज है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट 40 सेंटीमीटर, मतलब जो अपने पास रेजिस्टेंस सपोज क्या था इनिशियल रेजिस्टेंस यहाँ पे R1 है, जो लगाया वो R2 है, और हमने बोला जो R1/R2 जो होता है ये सपोज ये L1 था जो कि बोला ही है, और 30 देखो ये हो गया अपने पास, ठीक है ना। तो R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। ओके, तो R1/R2 हो गया, R कितना अपने पास, आप देखो ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है जब हमने कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट 30 ओम को कनेक्ट करने से पहले 30 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्मॉलर ऑफ 2 रेजिस्टेंस, द नल पॉइंट शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर टू द राइट इन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस इन ओम इज, ठीक है। हमने जब इसमें क्या कर दिया, इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसके साथ, अगर यहाँ पे क्या किया एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसके साथ, अगर हमने क्या किया एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इसके साथ, एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, क्या किया इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इसके साथ जब एक और रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ अपने पास, देखो यहाँ पे क्या था रेजिस्टेंस कैसा हो गया, अब इसको क्या किया हमने इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे पहले था एक रेजिस्टेंस और उसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 30 ओम का, और ये R2 के साथ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो बाद में जो इक्वेशन लिखेंगे वो R1, अब लेंथ जो थी ना बैलेंसिंग लेंथ वो शिफ्ट हो गई 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गई, मतलब ये 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट हो गई, तो अपने पास R1/R2 + 30 जो लिखेंगे वो L1 हो गया, L1/20, L1 जो शिफ्ट हो जाएगा वो L1 + 20 शिफ्ट हो जाएगा, L1 + 20, और उधर जो हो जाएगा वो कितना, देखो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ तो हमको पता थी, वहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ तो हमको पता है कितनी है 40 है, यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ हमको पता है कितनी है 40 है, तो इसको लिख देते हैं 40 लिख देते हैं यहाँ पे, और 40 लिख देते हैं यहाँ पे 60 जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट ही कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट ही करते हैं। हमको पहले कितना पता था 40 पता था, बिल्कुल 40 हमको बिल्कुल पता था, और बाद में अभी बोला ये 60 था, तो बैलेंसिंग लेंथ उधर खिसक गई तो कितना हो जाएगा 40 बिल्कुल हो जाएगा ना। तो क्या करें, देखो अपने पास दो वेरिएबल है R1 और R2, दो इक्वेशन है अपने पास, दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चलो ये हो जाएगा अपने पास कितना R1 और R2 की वैल्यू जो हो जाएगी, R1 बराबर क्या आ रहा है, R1 बराबर 2/3 ऑफ R2, R1 बराबर 2/3 ऑफ R2, तो 2/3 ऑफ R2 अपॉन R2 + 30 बराबर
ओके ओके, इधर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे चलो इरेज करते हैं, इरेज 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 इरेज। तो अपने पास क्या आएगा, जो ये वैल्यू है ना, आपने बोला R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R2 की वैल्यू हम क्या बोला है था, वैल्यू ऑफ स्मॉलर रेजिस्टेंस इन ओम। स्मॉलर रेजिस्टेंस मतलब ओके, हमने बोला R1 की R2, पहले जो स्मॉलर रेजिस्टेंस था वो R1 था, अपने को R1 की वैल्यू निकालनी है। अपने क्या निकालनी है, R1 की वैल्यू निकालनी है। ये R2 की वैल्यू आ रही है, यहाँ से R2 की वैल्यू निकालनी, R2 की वैल्यू आ रही है, अपने को स्मॉलर रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अपने को स्मॉल रेजिस्टेंस निकालना है, तो बाद में लगा देंगे, चलो लगा देंगे। फॉर्मूला पता है, देखो अपने पास पता है कि R1/R2 का जो रिलेशन है वो कितना है, 40/60, दैट इज 2/3। तो R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से R2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 इधर जाएगा, ये अपने पास इधर जाएगा, इधर आएगा, तो 4/9 R2 बराबर R2 + 30 है। तो इधर ले जाएंगे तो 4/9 R2 माइनस R2 बराबर 30 है। तो कितना आएगा, -5 R1/9 बराबर 30, 1 जा 6 जा, क्या गलती हो रही है, R1 बराबर क्या आ रहा है, 3/3 R2। ओ हो, यहाँ पे हमने गलती कर दिया। देखो ये हमने क्या कर दिया, गलती की, हमारे पास जो R1 के साथ कनेक्ट किया उसको, R1 + 30 जो है, R1 + 30 जो है वो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। 30 इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद स्मॉलर जो पहले था वो R1 था, ठीक है ना, तो 40 आ रहा था वही, तो हमने बोला यहाँ पे गलती कर दी, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 60/40। अब R2 को हम जानते हैं, R1/R2 की जो रिलेशन है वो कितना है, 2/3। तो R2 को रिप्लेस करते हैं, R2 कितना लिख सकते हैं, R2 कितना लिख सकते हैं, 3/2 ऑफ R1 लिख सकते हैं। तो R1 + 30 अपॉन R2 की वैल्यू में लिख सकता हूँ 3/2 ऑफ R1 बराबर 3/2। ओके, तो R1 + 30 बराबर 9/4 R1। तो यहाँ से R1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, ये R1 उधर जाएगा तो 9R1/4 माइनस R1, 9R1/4 माइनस R1, तो आएगा ये 4 माइनस करेंगे 9 से 4, 5R1/4 है ना, 5R1/4 बराबर 30, ये 1 जा ये 6 जा, मतलब R1 आ जाएगा 24, R1 आ जाएगा 24, R1 आ जाएगा 24। A long wire is divided into two n parts. The n part are connected in series and the other n parts are connected in parallel. Both the combination are given the same voltage supply. The ratio of heat produced in the series to the parallel combination will be the ratio of heat produced in the series and parallel। देखो यहाँ पे क्या एनालॉजी सॉल्व करता है, एनालॉजी, ठीक है। तो देखो पैरेलल में होता तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में होता तो उसको n टाइम्स कोई भी रेजिस्टेंस एंड r रेजिस्टेंस को पैरेलल में डिवाइड करके क्या करते हैं, r/n, n पैरेलल को अगर हम पैरेलल में डिवाइड, n रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर देते हैं r/n कर देते हैं। और जब n रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं, रेजिस्टेंस को तो हम क्या करते हैं, rn कर देते हैं, बिल्कुल।
ठीक है ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए। तो बोला है कि देखो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा। तो हमने बोला वोल्टेज सेम होगा तो पावर जो होता है, मतलब यहाँ पे हीट कंजप्शन बोला है, हीट कंजप्शन, पावर नहीं बोला, हीट बोला है। तो हीट बोले तो पैरेलल में क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो वी सेम है तो हीट जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो H1/H2 बराबर 1 पहले में तो मैंने बोला क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द सीरीज। सीरीज में क्या हो जाएगा है ना, n टाइम्स हो जाएगा, और पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो 1/n स्क्वायर का टर्म आएगा अपने पास, 1/n स्क्वायर आ जाएगा अपने पास रेशियो। चार्ज Q is placed at the center of the line joining two equal point charge each equal to Q. Okay, two equal point charge हैं plus Q. Okay. The system of three charge will be in equilibrium. The system of three charge will be in equilibrium. The system of three charge. Okay. The system of three charge will be in equilibrium if Q is equal to। तो यहाँ पे बीच में एक चार्ज रखा है इसके सेंटर पे, मतलब यहाँ से डिस्टेंस जो है वो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर। दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ठीक है, ओके। तो चार्ज Q is placed at center of the line joining the two equal point charge each of Q। ओके, each of Q, बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल सही है। चलो, तो यहाँ पे ये दे दिया है चार्ज की प्रेजेंट सेंटर, बिल्कुल ठीक है। ओके, द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल पॉइंट चार्ज इच इक्वल टू क्यू, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो देखने के लिए क्या करो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं देखने के लिए क्या करो कि एक पॉइंट पे देख लो नेट फोर्स जीरो कर लो। एक नेट फोर्स इसकी वजह से इसकी वजह से इस चार्ज इसकी वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा इधर सपोज कितना होगा कि क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, नहीं 2r का होल स्क्वायर, और इसकी वजह से जो फोर्स होगा इधर अट्रैक्टिव होगा, तब ये नेगेटिव साइन वाला होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको चार्ज को नेगेटिव मान लेते हैं। अभी तो नेगेटिव पता ही, क्योंकि तभी तो ये रिपेल करा, दोनों सेम चार्ज है तो ये रिपेल करेगा, तो ये अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव होना चाहिए। तो KQ बाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमको जल्दी में नेगेटिव साइन को ध्यान देना है, अपने को नेगेटिव साइन को ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा Q/4r स्क्वायर। तो Q/r स्क्वायर ये हो जाएगा r स्क्वायर इसका कैंसल। तो Q जो होगा वो Q/4 होगा। Q जो होगा वो Q/4 होगा। Q जो होगा वो Q/4 होगा। तो नेगेटिव साइन के साथ होगा, नेगेटिव साइन के साथ होगा, तब तो क्या अटैक करेगा। 2 पॉइंट चार्ज Q एंड माइनस Q आर एट पोजिशन। ओके, 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास, माइनस Q है एक तो क्या है प्लस Q, एक तो क्या है माइनस Q, एक तो प्लस Q एक तो माइनस Q। ठीक है, ओके। एक तो D है एक माइनस D पे, मतलब सपोज मैंने एक्सेस मान लिया ऐसे, तो एक क्या है प्लस D पे है, एक क्या है प्लस D पे, मैंने बोला ये Q हो गया, और एक माइनस D पे। तो ये अपने पास क्या हो गया माइनस D वाला डिस्टेंस दिया गया, माइनस Q बोला है, ये बोला है प्लस Q D डिस्टेंस पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक, मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको बतानी है। ठीक है, ओके। तो देखो ये इक्विटोरियल पॉइंट है, और इक्विटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, हमने बोला P/r³ क्या पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, बिल्कुल P/r³। और एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में क्या लिखा था 2kP/r³ लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे क्या करना, देखो अपने पास के अपने को पता है, के को के रख लो, अपने पास P जो डायपोल मूवमेंट होगा वो कितना होगा, चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D अपॉन। और देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल। तो हमने बोला r कैप जो होगा, r कैप लिखते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, बिल्कुल वेक्टर है ना। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा, नीचे की तरफ होगा। और डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे इसका, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया है ना, ए स्क्वायर ए क्यूब है ना, ए क्यूब इंटू ये हो जाएगा माइनस के कैप, माइनस के कैप। देखो हमारे पास ये आंसर तो नहीं है, लेकिन हमारे पास आंसर से हम करीब पहुंच चुके हैं। देखो आंसर तो क्या है कि ये तब होता है जब जो ए होता है बहुत 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 बड़ा होता है डिस्टेंस से, लेकिन अपने पास नहीं है यहाँ पे। तो क्या करो है ना, आंसर तो ये होगा -2 के कैप होगा सामने में प्रीफिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन होता था वो यहाँ पे D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2 है ना। तो ये टर्म में हमारे पास D अगर बहुत बड़ा होता है, सॉरी A बहुत बड़ा होता है तो इसको डेंगलेज कर देते हैं, तब हमारे पास AQ आ जाता है। तो वही काम हो रहा है यहाँ पे भी। द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस L फॉर विच द करंट इज मैक्सिमम इन सीरीज LCR
एसी सर्किट विथ सी बराबर दे दिया इतना एंड डब्ल्यू बराबर इतना, ठीक है ना। तो हमने बोला जब मैक्सिमम चाहिए करंट तो क्या करना चाहिए, मैक्सिमम करंट के लिए दोनों रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैक्सिमम करंट के लिए क्या होना चाहिए, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। मतलब मैं बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस शुड बी इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ओमेगा एल शुड बी इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो अपने पास जो इंडक्टर होना चाहिए वो होना चाहिए 1/ओमेगा² सी के जितना होना चाहिए। 1/ओमेगा² की वैल्यू कितना है, 10⁻6 इंटू सी। सी कितना है, 10⁻⁻6। ओके, और ओके अपने पास इसको कैलकुलेट कर देंगे। 1/10 आएगा, मतलब 10⁻100 मिली हेनरी। 10⁻⁻1 आएगा, मैंने ऊपर से और नीचे से 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टर्म किसका है, ये टर्म 10⁻³ का है, तो 100 मिली हेनरी आ जा रहा है ना, 100 मिली हेनरी, 100 मिली हेनरी। ओके, ये अपने पास आंसर हो जाएगा 100 मिली हेनरी। Some magnetic flux is changed from a coil. Okay, some magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, an induced current is developed in it, which varies with time as shown in the diagram. The magnetic change in the flux is, तो हमको पता है चार्ज जो फ्लो होता है वो डेल्टा 5/T होता है, डेल्टा 5/T होता है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एरिया निकालेंगे तो चार्ज मिलेगा। आई टी का आपका एरिया जो होता है चार्ज मिलेगा। चार्ज कितना हो जाएगा, एरिया निकाल रहे हैं तो हाफ इंटू बेस कितना है 0.1 इंटू हाइट कितना है 4, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0.2 आ जाएगा चार्ज। फ्लक्स आ गया इतना टाइम को, तो अपने को फ्लक्स कितना आ गया, नहीं चार्ज आ गया इतना, तो चार्ज आ गया इतना। चार्ज को हमने क्या किया, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास, टाइम कितना दिया है 0.1। ठीक है ना। ओके हमको क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इन द कॉइल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स इन द कॉइल इज, तो हमको पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स 0.2 अपॉन देखो अपने पास क्या होता है, क्यू बराबर जो होता है ना डेल्टा 5/Q/T होता है, डेल्टा 5 बराबर Q/T, और Q कितना आया है 0.2 अपॉन टाइम 0.1, दैट इज अपने पास क्या आ गया, फ्लक्स 2 आ गया, फ्लक्स 2 आ गया ना, उल्टा कर देता है ना, उल्टा कर देता है। ठीक है, डेल्टा 5 जो होता है, डेल्टा 5 जो होता है वो Q/T होता है, डेल्टा 5 जो होता है वो Q/T होता है। चार्ज ट्रांसफर पॉइंट एरिया इज नोन एज चेंज इन द फ्लक्स, ये होता है चेंज इन द फ्लक्स। चेंज इन द फ्लक्स कितना होता है, ओके Q/T, ये होगा चेंज इन फ्लक्स। फॉर अ सैटेलाइट escape velocity is 100 और फॉर द satellite escape velocity is 11 किलोमीटर per second. If satellite is launched at an angle of 60 degree with the vertical, the escape velocity will be, देखो escape velocity एंगल पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है, वो कभी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस चेंज कर देंगे तो इसके वेलोसिटी भी चेंज आएगा। तो अपने पास क्या है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता, 30 के फेंको, 40 के फेंको, 50 फेंको, सबके लिए 11 ही रहेगा। Four particles of equal masses m move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, हर पार्टिकल की स्पीड कितना होगा, देखो अपने पास क्या है, अपने पास क्या है ठीक है। तो अपने पास ऐसे सर्कल में घूम रहा है 4 पार्टिकल, सर्कल में घूम रहा है 4 पार्टिकल, सर्कल में घूम रहा है 4 पार्टिकल। तो अपने पास क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, सेंटीमीटर फोर्स निकाल लो, है ना, सेंटीमीटर फोर्स निकालो। ये वाला पार्टिकल ऊपर तक अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इधर अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पार्टिकल इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा ये अपने पास क्या हो जाएगा, इधर आर है, ये आर है, तो ये हो जाएगा √2r, ये √2r हो जाएगा, ये √2r हो जाएगा, ये √2r हो जाएगा, ये √2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ठीक है, ये √2r, ये √2r, ये ठीक है। ओके हमने बोला है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आएगा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ओके तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोला है मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इस पर नेट इधर क्या हो जाएगा, इधर की तरफ लिखता हूँ मैं GM/r² दैट इज √2, GM/√2r का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा GM/2r² हो जाएगा, GM/2r², इधर भी GM/2r²। तो नेट जब इसको मैंने 90 डिग्री में है, तो जब इसका जो रिजल्ट इधर आएगा वो कितना आएगा GM√2 GM/r² और प्लस 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 कितना, प्लस कितना, प्लस कितना, ओके इसके रेडियस की वजह से तो मैं GM² होगा, GMM तो m², सब में m², ओके GM/2r का 4r², 4r², 4r²। तो अपने पास जो जब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, जब इसको सब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करते हैं, चलो करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं।
जो वैल्यू देखने को मिलती है, ओके, तो अपने पास जी एम बाई आर स्क्वायर कॉमन है, जी एम बाई आर स्क्वायर कॉमन है, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करने के बाद जी एम बाई आर स्क्वायर 1/√2 प्लस 1/4 एलसीएम आ जाएगा, 4√2, एलसीएम आ जाएगा 4√2, 4 प्लस √2 तो क्या किया जाए, ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जी एम बाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई जब मैंने कर दिया तो क्या आएगा, ऊपर नीचे जब मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जी एम बाई आर स्क्वायर 1/4 प्लस 1/√2 तो ये अपने पास क्या आया, जी एम बाई आर स्क्वायर 4 प्लस √2 अपॉन 4√2, ऊपर नीचे √2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, अभी एक मिनट इसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो आ जाएगा 4√2 प्लस 2√2 अपॉन, नहीं, 4√2 प्लस √2 प्लस 2/4 इंटू 2 8, जब 2 लेंगे तो क्या कॉमन, 2 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2√2 प्लस 1/4 इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर तो होगा ही, तो ये किसके बराबर है, वी स्क्वायर के बराबर, तो वी स्क्वायर के बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर है 2√2 प्लस 1/4, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट कर देंगे इसका, फोर्थ ऑप्शन, ओके, फॉर 4 रॉड ऑफ सेम मटेरियल विद डिफरेंट रेडियाई आर एंड लेंथ एल आर कनेक्टेड, are used to connect two heat reservoir at different temperature, which one will conduct most heat, कौन सा सबसे हीट कंडक्ट करेगा, हम टी जानते हैं, हीट करंट के ए डेल्टा टी बाई एल, ये हीट करंट है, ये क्या है, हीट करंट है, तो विच द फॉलोइंग कंडक्ट मोस्ट हीट, तो हमने बोला डेल्टा क्यू डेल्टा टी मतलब हीट करंट सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो जिसमें ए बाई एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, उसमें सबसे ज़्यादा हीट करंट होगा, तो पहले में किसकी वैल्यू कितनी है, पहले वाले में आर बाई मतलब 1/1 हो जाएगा पहले में, दूसरे में कितना हो जाएगा, मतलब आर का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसमें भी दूसरे वाले में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और एल 1/2 ये हो जाएगा इतना, और आर स्क्वायर इसमें हो जाएगा 4, और इसमें अपने पास क्या हो जाएगा L2, तो इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, और जिस चौथे वाले में आर स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन L/2 1/2, तो 4 में 8 आ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो 4 अपना आंसर हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ, okay, relation between efficiency neta of heat engine and the coefficient of performance alpha for the refrigerator, heat engine की efficiency और coefficient of performance alpha रेफ्रिजरेटर के लिए क्या होता है, डिफरेंस, ठीक है, हमने रिलेशन बताना है, तो हम जानते हैं सर नीटा क्या होता है 1 - T2/T1, और अल्फा कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2 आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना हुआ T1 - T2, तो मैं Q2 को मैं क्या लिखूंगा, T2 लिखूंगा, T2, तो T2 अपॉन T1 - T2, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1/अल्फा की वैल्यू होगी T1 - T2 अपॉन T2, दैट इज T1/T2 - 1 बराबर 1/अल्फा, तो 1/अल्फा प्लस 1 बराबर T1/T2, ये आ गया T1/T2, यहाँ पे हमने बोला n-1, इसको उधर ले गया, नहीं इसको इधर ले आते हैं, इसको, तो यहाँ पे ये आ गया
T2/T1 बराबर वन माइनस नीटा। इधर जाएंगे T2/T1 बराबर वन माइनस नीटा। उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, T2/T1 बराबर वन माइनस नीटा। तो जब T1/T2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे T1/T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T1/T2 की वैल्यू 1/1 माइनस नीटा। तो यहाँ पे जब इसको लिखूंगा 1/α प्लस 1 बराबर 1/1 माइनस नीटा। ठीक है, ओके। तो हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। 1/α प्लस 1 बराबर 1/1 माइनस नीटा। तो 1/α प्लस 1 बराबर 1, ओके, क्या था, 1 माइनस 1/α प्लस 1 बराबर 1 माइनस 1/नीटा। ओके, 1 माइनस 1/नीटा, 1 माइनस 1/1/नीटा, 1/1/नीटा, 1/1 प्लस नीटा, 1/1 प्लस नीटा। ओके, 1 बाई क्या था, फिर लेते हैं टी नीटा बराबर 1 माइनस T2/T1। तो यहाँ पे n-1 उधर से इधर ले आएंगे, तो T2/T1 उधर जाएगा, ये 1 माइनस नीटा। T2/T1 बराबर 1 माइनस नीटा। और यहाँ से कितना आ रहा है, अल्फ़ा में अल्फ़ा होता है T2/T1 माइनस T2 बराबर अल्फ़ा। तो 1/α बराबर T1 माइनस T2/T2, दैट इज T1/T2 माइनस 1 बराबर 1/α। तो 1/α प्लस 1 बराबर T1/T2। ठीक है, ओके। तो हमको क्या बताना है, T2/T1। ओके, T2/T1 की वैल्यू लिक्विड कर लेते हैं। T2/T1 बराबर हो जाएगा 1/1/α प्लस 1। ओके, T2/T1 जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये T2/T1 1/1/α प्लस 1। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/α प्लस 1 ऊपर, 1/α प्लस 1 ऊपर बराबर 1/1 माइनस नीटा। फिर हमने बोला 1 प्लस α/α बराबर 1/1 माइनस नीटा। तो नहीं, इसको उधर ले जाता हूँ, इसको जब मैं उधर ले गया तो 1/α बराबर 1/1 माइनस नीटा माइनस 1 माइनस n पर 1 माइनस n बराबर 1/α। तो 1/α बराबर 1 माइनस 1 प्लस नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा, ये कैंसल। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फ़ा और नीटा के बीच के रिलेशन, अल्फ़ा और नीटा के बीच की रिलेशन। ओके, ये क्या हो जाएगा, अच्छा, अल्फ़ा बराबर उल्टा कर दिया, अल्फ़ा बराबर 1 माइनस नीटा बाई नीटा, दैट इज अल्फ़ा बराबर 1 बाई नीटा माइनस 1। अल्फ़ा बराबर 1 बाई नीटा माइनस 1, तो अल्फ़ा प्लस 1 बराबर 1 बाई नीटा। तो नीटा बराबर 1/α प्लस 1, नीटा बराबर 1/α प्लस 1। During the adiabatic expansion of 2 mole of an ideal gas, the increase in the internal energy was found to be minus 200 जूल। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा दे दिया -200
100 joule. The work done by the gas during the process will be the work done by the gas during the process will be work done by the gas during the process. तो डेल्टा क्यू फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ओके हमको बोला एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो माइनस डी यू और डी यू दे दिया माइनस ऑफ माइनस 200 दैट इज 200 जूल okay. Two circular coil X and Y having equal number of turn and carry equal current in the same sense and subtended equal same solid angle at the point O. If smallest coil X is midway between O and Y, then if we represent the magnetic induction due to bigger coil Y at O as By and that ड्यू टू स्मॉलर कॉइल एक्स एट ओ एस बी एक्स, देन हमको बी वाई बाई बी एक्स बताना है, बी वाई बाई बी एक्स. तो यहाँ पे सॉलिड एंगल इक्वल सब्सेंड कर रहे हैं. इसका मतलब है कि जो यहाँ पे जो रेशियो आएगा डिस्टेंस का रेशियो, अगर यहाँ पे मैंने इसका रेडियस आर मान लिया तो इसका डिस्टेंस यहाँ पे डी है और यहाँ से डिस्टेंस अगर 2d है मतलब यहाँ पे इसका जो रेडियस आएगा वो 2r आएगा. तो हम जानते हैं जो b होता है वो होता है बी नॉट अपॉन 1 प्लस एक्स बाई आर का होल स्क्वायर. ना यहाँ पे इसका स्क्वायर पहले करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मतलब एक्स बाई आर का होल स्क्वायर की पावर 3/2 ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा. इसको मैं इसको होल स्क्वायर कर दिया ओके. तो अपने पास बी जो बी नॉट होता है यहाँ पे बी नॉट होता है सेंटर पे दैट इज म्यू नॉट एन आई बाई 2r तो अब क्या करना है हमने को यही इक्वेट कर देना है. बी जो बी होगा वो किस पे, बी जो होगा यहाँ पे इसको जब मैं लिखा तो हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू 1 प्लस एक्स बाई आर एक्स स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है. तो हमने बोला बी एक्स अपॉन बी वाई बाई बी एक्स बराबर 1/ry इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर में डिस्टेंस जो है डी है अपॉन ry का होल स्क्वायर इसकी पावर 3/2 इंटू ऊपर में लिखूंगा आर एक्स 1 प्लस डी जो कि 2d है यहाँ पे, नहीं x का डिस्टेंस है d और जो अपने पास y का डिस्टेंस है वो कितना है 2d. x का डिस्टेंस है d और r का डिस्टेंस है 2d. x का डिस्टेंस है d और r का डिस्टेंस क्या है 2d. x का डिस्टेंस है d और r का डिस्टेंस है 2d और यहाँ पे rx की ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और इसकी पावर 3/2. तो यहाँ पे जो rx है यहाँ पे rx जो है वो r है और ry जो है वो 2r है ना. और 1 प्लस ये हो जाएगा d बाई आर का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन ये आर से कैंसल, यहाँ पे ये 1 प्लस यहाँ पे जो होगा 2d अपॉन आर जो है वो 2r का होल स्क्वायर की पावर 3/2. तो यहाँ पे दोनों सेम है, ये d बाई आर का होल स्क्वायर + 1 की पावर 3/2 दोनों सेम कैंसल, 1/2 आ जाएगा बी वाई बाई बी एक्स कितना जाएगा 1/2. ओके. Two iron having masses in ratio 1:1 and charges in ratio 1:2, mass ratio 1:1 है, charge ratio 1:2 है, are projected into uniform magnetic field perpendicular to the field with speed in ratio 2:3. The ratio of the radius of the circular path along which the two particles move is. तो रेडियस जानते हैं कितना होता है mv/qb. रेडियस क्या होता है mv/qb. तो अपने पास भी तो सेम है, अपने पास m1v1 r1/r2 जो होगा m1v1 q1 इंटू m2v2 q2 ऊपर m1 कितना है m1/m2. मासेस का रेशियो है 1/1 इंटू v1/v2 ओके. फिर वेलोसिटी दे दिया v1/v2 2/3 इंटू ये हो गया चार्ज हो गया 1/2. जो रेशियो आ रहा है वो 4/3 आ रहा है. रेशियो कितना आ रहा है 4/3. चार्ज का रेशियो हो जाएगा अपने पास, चार्ज का रेशियो दिया है 1/2 और वेलोसिटी का रेशियो 2/3
यहाँ पे मास का रेशियो क्या दिया है, मास का रेशियो लिखो फिर से मास का रेशियो मास का m1/m2 मास का रेशियो है 1/1 इंटू v1/v2 2/3 इंटू Q1 बाई, नीचे में Q1 है ऊपर में Q2 है, चार्जेस का रेशियो 1/2 तो 4:3 Two children, Ramesh and Sohan, travel down slide of identical height h but different shape as shown in the figure. Assuming they start down the frictionless slide at same time with zero initial velocity, which of the following statement is true? तो देखो यहाँ पे क्या है, जो रमेश है, रमेश का जो स्लाइड है वो ऐसा है, यहाँ पे हमने बोला ऐसा है सुरेश का स्लाइड, मतलब सोहन का स्लाइड। तो अपने पास जो रमेश है वहाँ पे देखो शुरुआत में जो स्लोप है वो ज़्यादा है, मतलब वो तेज़ी से उसका एक्सेलरेट होगा, वो तेज़ी से एक्सेलरेट होगा। ऐसे तो हम सोच भी सकते हैं कि जो ढलान होती है उसमें जो खड़ी ढलान होती है उसमें आदमी गाड़ी तेज़ी से चलता है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगा, एक्सेलरेशन जल्दी आएगा। तो जो रमेश होगा जल्दी पहुँचेगा नीचे, रमेश जल्दी पहुँचेगा नीचे, और सबकी जो वेलोसिटी फाइनल होगी वो दोनों की जो होगी 100 होगी। और वेलोसिटी फाइनल सेम रखनी है तो एक्सेलरेशन दोनों का जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कम समय में हो जाएगा, ये जल्दी पहुँचेगा, समय कम किसको लगेगा, रमेश को लगेगा, तो समय कम पहुँचेगा। तो मतलब एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो रमेश का क्या होगा, कम, रमेश का एवरेज एक्सेलरेशन रमेश का क्या होगा, कम होगा, एवरेज एक्सेलरेशन रमेश का क्या होगा, कम होगा। और रमेश विल रीच द बॉटम फर्स्ट विथ लार्जर, मतलब नहीं, एवरेज एक्सेलरेशन रमेश का ज़्यादा होगी, उसका समय कम है, उसके लिए उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, कम समय में ज़्यादा एवरेज मतलब एक्सेलरेशन बाई टाइम जो होगा रमेश का वो क्या होगा, एक्सेलरेशन बाई टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये टाइम क्या है उसके लिए कम लग रहा है रमेश को जमीन पहुँचने के लिए। ओके, a boat is sent across a river with velocity 8 km per hour. If the resultant velocity of the boat is 10 km per hour, then the velocity of the river चल रही है ऐसे, हमने बोला वेलोसिटी चल रही है, सपोज को मैंने फेंका किसी एंगल पे और ये हमको देखा गया कि रिवर ऐसे चल रही थी, हमने बोला जो नेट इसको हमने देखा, है ना, तो रिवर जो चल रही थी तो हमने बोला कि ये कितना दिखा अपने को हमने ऐसे फेंका, लेकिन इसको ऐसे नहीं ऐसे गया, वो ऐसे गया, तो अपने पास जो रिवर चल रही थी ऐसे, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो हमने देखा उसको ऐसे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, जो वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वी एम वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर, ठीक है। तो वी एम जो होगा 1/v का स्क्वायर, मैन का स्क्वायर, हमने जो वेलोसिटी रिजल्टेंट देखी वो 10 दिया, मतलब वी एम हमको जो दिया है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी एम, ये वी एम दिया है अपने को वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा कितना, ये दिया है 10 का स्क्वायर बराबर रिवर का दिया वेलोसिटी नहीं, खुद का दिया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 - 64 बराबर वेलोसिटी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 36 का अंडर रूट बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर का होल, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आएगा 6 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। A 24 kg block resting on a floor has a rope tied to its top. The maximum tension the rope can withstand without breaking is, the maximum tension the rope can withstand without breaking is, okay, इतना है, हमको टेंशन मैक्सिमम दे दिया है, टेंशन मैक्सिमम कितना 310 दिया है। The minimum time in which the block can be lifted a vertical distance of, हमको डिस्टेंस दिया, वर्टिकल डिस्टेंस कितना 4.6 मीटर by pulling on the rope is, ओके तो ये दिया है फोर्स, ये दिया है डिस्टेंस, तो हमको पता है डिस्टेंस जो होता है इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है तो डिस्टेंस बराबर हाफ AT स्क्वायर, डिस्टेंस 4.6 हाफ, एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई 310 बाई मास है 24, 310 बाई मास है 24 इंटू टी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 46 बाई 10 इंटू 2 इंटू 310 इंटू 24 बराबर टी स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा
वन जा ये हो जाएगा वन जा ओके, फिर उधर जाएगा तो 5, फिर बचेगा 1, फिर 5, तो 4 × 24/155 × 10 बराबर t² आ रहा है। तो 25 से कम 25 और इसको मैंने बोला 25, कितने जा 6 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, कितना 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 एक्सेलरेशन बराबर F बराबर m × a। ओके, तो ये हो जाएगा 4.6 डिस्टेंस, तो 4.6 यहाँ पे 310 इधर ऊपर की तरफ 310, नीचे की तरफ जो वेट लग रहा है वो mg दैट इज 240। तो नेट फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, ma के बराबर। तो नेट फोर्स 310 - 240 बराबर ma a × 24 दैट इज यहाँ पे कितना आएगा 360, यहाँ पे 70/24 बराबर a। हम लोग जानते हैं d बराबर ½ at², तो जो d है d दैट इज 4.6 बराबर ½ × a 70/24 ओके इंटू a हो जाएगा t² के बराबर। तो यहाँ पे इसको 1 जा, इसको 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, इसको 3 टाइम्स, और यहाँ पे ये 1 जा, ये हो जाएगा 1 जा 1.5 जा, मतलब t आ जाएगा √3 दैट इज 1.7। The coefficient of static friction μs between block A of mass 2 kg and the table as shown in the figure is 0.2. The maximum mass value of block B so that the two block do not move is, ठीक है। तो अपने पास टेंशन देखो, यहाँ पे जो F लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना है, वो है 2/10 × 20 नॉर्मल, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। जब ये 4 न्यूटन जो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ वो टेंशन के बराबर हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम होगा मास। तो 4 बराबर टेंशन, टेंशन बराबर mg, तो m क्या हो जाएगा 4/10 दैट इज m दैट इज 0.4। A proton, okay, uranium 292 as 92 proton and 298 nucleon it decay by emitting alpha particle and become, जब भी अल्फा डिके होता है तो मास कितना से -4, और जेड जो होता है वो 2 से कम होता है, मास 4 से कम होता है, जेड 2 से। तो यहाँ पे यूरेनियम 92 238 जो था उसका जब डिके होगा अल्फा डिके, तो यूरेनियम 234 और 90 में, मतलब ये यूरेनियम नहीं रहेगा, ये थोरियम हो जाएगा, थोरियम 234 और 90 में कन्वर्ट हो जाएगा। The half-life of radioactive substance is 20 minutes. The approximate time interval T2 minus T1 between the time T2 when 2/3 of its decay has decayed, 2/3 of it has decayed, and time T1 when 1/3 of it has decayed, ठीक है। तो अपने पास ग्राफ का कैसे बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है, ग्राफ में हमेशा n0 से n0/2 होने में समय कितना लगता है, t½ तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये हमेशा पहले कितना था, पहले 2n0 था, मतलब 2n0/3 था, बचा हमने मतलब t1 टाइम में क्या बोला है, ओके T2 when 2/3 ऑफ इट हैज डिके, T1 में मतलब 1/3 डिके हुआ है, तो बचा कितना है 2n0/3 बचा है। और T2 टाइम में कितना डिके हो गया है, T2 टाइम में कितना डिके हो गया है, T2 टाइम में n0/2n0/3 डिके हो गया था, बचा कितना है n0/2। तो 2n0/3 से n0/3 होने में 2n0/3 से n0/3 होने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, t½ होगा। तो t½ कितना दिया है 20 मिनट।
A meter stick swing in a vertical plane about a fixed horizontal axis. Passing through it one it undergoes small oscillation of frequency f naught. If the bottom half of the stick is cut off, then its new frequency of small oscillation would become. जब इसका मैं लेंथ आधा कर दूंगा तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कितना होगा, लेंथ क्या कर दिया L/2। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई एम जी एल। यहाँ पे आई जो होगा वो ml²/3 अपॉन एम जी एल का अंडर रूट ये 2 पाई, यहाँ पे टी एल से एल कैंसल, तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रूट एल। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/√L। तो अगर हमने लेंथ को आधा किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना। लेंथ को आधा किया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर यहाँ पे √2 का रिलेशन नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती, लेकिन यहाँ पे √2 का रिलेशन से फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स हो जाएगी। The displacement of particle performing simple harmonic motion is given by x बराबर 8 sin omega t plus 6 cos omega t, where distance is in centimeter and time is in second. The amplitude of the motion is amplitude of the motion. तो यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ अपने पास क्या है 8 है और इधर की तरफ कितना है 6 है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा एम्पलीट्यूड का वो 10 आएगा 10। Okay, if lambda v, lambda x and lambda m represent the wavelength of the visible light, X-ray and microwave respectively, then xm तो हमने बोला कि जो माइक्रोवेव होता है ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे माइक्रोवेव होगा, यहाँ पे विजिबल लाइट होगा और सबसे कम किसका होगा, एक्सरे का होगा, है ना। तो इसका इधर से इधर जाने से लेमडा बढ़ता है। तो जब लेमडा ज़्यादा होगा तो हमें पूछा लेमडा से इसका लेमडा माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा, और उसके बाद लेमडा माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा, उसके बाद विजिबल का, लेमडा माइक्रोवेव का सबसे ज़्यादा, फिर लेमडा विजिबल का, फिर लेमडा एक्सरे का, वीएम, फिर वी, फिर एक्स। Okay, a photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. When the source is shifted to 2 meter, then हाँ, तो हम जानते हैं यहाँ पे जो करंट होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d² होती है। जब मैंने क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो इंटेंसिटी जो होगी वो 1/4 टाइम्स हो जाएगी, या फिर फोटो करंट 1/4 टाइम्स हो जाएगी। ईच एमिटेड फोटोन कैरीज हाफ ऑफ द इनिशियल एनर्जी। नहीं, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इज क्वार्टर ऑफ द इनिशियल एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड ये होता है n/t भी होता है, ये नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड भी होता है इसके रिलेशन। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड क्वार्टर हो जाएगा। ईच एमिटेड इलेक्ट्रॉन कैरीज 1/4 ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज हाफ इनिशियल नंबर। नहीं, ओके। The lower end of a glass capillary tube is dipped in the water. Water rises to a height of 9 centimeter. The tube is then broken to a height of 5 centimeter. The height of the water column is, जब हमारे पास 9 सेंटीमीटर की ट्यूब थी, उसको काट के जब हमने क्या कर दिया 5 सेंटीमीटर की कर दिया, तो पानी ओवरफ्लो नहीं होता, वो तो जितना तो जाना था उतना तक जाएगा। पहले 9 सेंटीमीटर ज़्यादा था, अब क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर जाएगा, तो क्या करेगा कन्वेक्स सरफेस, इसकी जो कन्वेक्स सरफेस है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसकी जो रेडियस होगा वो कम हो जाएगा। इसका रेडियस कम होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला जो है होता है वो होता है 2t cos थीटा अपॉन r rho g। तो ये क्या होगा अपने पास जो आज था, अब यहाँ पे क्या होने लगेगा, ये 5 सेंटीमीटर रहेगा, ये 5 सेंटीमीटर ही रहेगा, और कॉस की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। तो पहले हमने बोला जो h है वो किसके प्रोपोर्शनल है, कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो पहले हाइट कितनी थी 9 कॉस थीटा, पहले 90 था, तो 90 था पहले। तो वाटर ऐसी होगी, पहले वाटर ऐसा होगा, अब वाटर ऐसा होगा, ऐसा कन्वेक्स कैसे हो गया, राइज करते समय कन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्केव होगा, राइज करते समय कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्केव होगा, पहले ऐसा था अब थोड़ा ऐसा होगा। ओके, तो यहाँ पे 9/1, क्योंकि कॉस थीटा पहले था 1, क्योंकि 90 था पहले, अब क्या हो गया 5 बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ रहा है 5/9, कॉस थीटा बराबर 5/9। The radii of two soap bubble are R1 and R2 in isothermal condition to meet together in a vacuum. Then radius of the resultant bubble is, ठीक है। तो हमने बोला आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होगा, आइसोथर्मल कंडीशन में पीवी कांस्टेंट होगा, मतलब P1 प्लस P2 दोनों सब बबल का जो P1 V1 प्लस P2 V2 जो होगा वो फाइनल का
आएगा। ठीक है, तो पी जो होगा शो बबल का, जो शो बबल के जो एक्सेस प्रेशर होता है कितना 4T/R1 इंटू वॉल्यूम होगा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस यहाँ पे भी 4T/R2 इंटू 4/3 पाई R2 का क्यूब। तो यहाँ पे ये R से R कैंसल ये हो जाएगा कितना P जो फाइनल का इंटू 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे अपने पास क्या होना चाहिए, द रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट बबल इज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4T/R। तो यहाँ पे ये हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जब मैंने यहाँ से कटा दिया तो यहाँ पे R बचा, ये 4 पाई सब तरफ कैंसिल हो गए। तो हमने बोला R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इजिकल टू R स्क्वायर, R1 प्लस R2 का होल मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर कैपिटल R का स्क्वायर। द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विच परमिट द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट व्हेन द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 90 डिग्री इज, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 90 डिग्री है तो जब मैक्सिमम लाइट जो होगा, पहले तो क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। लाइट सपोज यहाँ पे एंटर करता है ऐसे, जब लाइट एंटर करता है ऐसे तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो सपोज थीटा में बस क्या होगा यहाँ पे 45 पे मैक्सिमम ऐसे ही आ सकता है। तो मैक्सिमम एंगल जिसपे वो क्या करे, परमिट द पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट, इससे ज़्यादा अगर गिरा ना तो वो क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, फिर परमिट नहीं करेगा। मतलब देखो सिंपल सा लॉजिक है यार, अगर हमारे पास यहाँ 45 डिग्री एंगल है तो यहाँ भी कितना होगा 45 होगा, और ये 45 है तो क्रिटिकल एंगल जानते हैं साइन थीटा सी होगा 1/μ 1/√2 दैट इज थीटा सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 1 बाई जब √2 है तो थीटा क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से गिरेगा तो TIR हो जाएगा। तो अपने पास √2 होना चाहिए क्या म्यू 1/μ, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए √2 होनी चाहिए, जिससे क्या हो जाए मैक्सिमम परमिट करेगा √2। 90 डिग्री ऐसी है, इस पर 90 डिग्री का प्रिज्म दिखा तो इसलिए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट अ प्लेन मिरर बी प्लेस्ड सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है एक मिरर में, सपोज इसको ऐसे रख दिया टेढ़ा, ये हो गया अपने पास मिरर, ऐसे हो गया मिरर। ठीक है, इसको मैंने क्या किया जब इंसिडेंट किया तो इसके नॉर्मल, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल है, रे आया इसमें, इसके एंगल कितना है 30 वाला, और यहाँ पे वर्टिकल हो जा रहा है, और ये यहाँ से कितने एंगल पे जाएगा 30 पे, और ये दोनों जो है ये दोनों कितने एंगल पे हैं, ये दोनों है 90, ये जो दोनों हैं ये दोनों, ये वाला 90, ये 90 है, यहाँ से ये वाला 90 है, तो ये 30 है, तो यहाँ से ये वाला कितना है ये 30, और यहाँ से 30 तो ये 30, और ये 30 तो ये 60, ये पूरा 60, ये पूरा 60, और ये पूरा 60, तो आधा आधा मतलब 30 डिग्री एंगल पे है ना, 30 डिग्री एंगल पे रखेंगे तो क्या होगा, ये 30 ये 60 ये है, तो यहाँ पे आधा आधा यहाँ पे, तो ये 30 और ये 30, तो मिरर को 30 डिग्री पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऊपर जाएगा लाइट रे, वर्टिकली ऊपर, नहीं हमने क्या कर ये गलत कर दिया, यहाँ पे गलत कर दिया है, ये राइट रे ऐसे आएगा और ये ऐसे जाना चाहिए, ऐसे आएगा और ऐसे जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा, मिरर को रोटेट कर दिया, मिरर को मैंने रोटेट कर दिया है, मिरर ऐसे रखा है एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से, ये थीटा एंगल है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे ये 30 डिग्री होगा, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये 30 डिग्री पे आ रहा है, तब तो 30 डिग्री पे जाएगा, तो यहाँ पे ये 90 है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, तो ये 30 है, और यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये 30 है, ये वाला पूरा ये भी 90, ये यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये 30 ये 30 60, तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, मतलब ये 30 तो ये 30। A rod PQ of mass capital M and length L is hinged at in P. The rod is carried horizontally by a massless string tied to point Q as shown in the figure. When string is cut, the initial angular acceleration of the rod is,
ओके ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग ऐसा हो जाएगा। ओके ये पी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा। जब मैंने कट किया तो हमारे पास टॉर्क बराबर क्या होता है, अल्फा। टॉर्क जो होगा इसका एम जी का टॉर्क लगेगा, इसमें जो इसको घुमाएगा तो एम जी कहाँ लग रहा है, फोर्स इंटू डिस्टेंस एल बाई टू पे, सेंटर ऑफ मास पे। तो एम जी इंटू एल बाई टू बराबर इसका जो सेंटर, इसका जो मूवमेंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इस पॉइंट के अबाउट इंटू अल्फा। तो एल से एल कैंसल, एक एल से एक कैंसल, एम से एम कैंसल। तो 3g/2l बराबर अल्फा, 3g/2l बराबर अल्फा। Just after cutting a flywheel of moment of inertia, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है एम या फिर आई से रिप्रेजेंट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस दिया है, रेडियस 0.2 is related to about the center of axis. Okay, if a string is wrapped around it and pulled with the force of 10 newton, then angular velocity after 4 seconds तक एक्सेलरेशन निकालेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो क्या निकालेंगे इसमें से, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो क्या निकालेंगे इसमें से, टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से अल्फा निकालेंगे, तब तो क्या निकालेंगे, ओमेगा। तो टॉर्क बराबर ये अपने पास टॉर्क हो जाएगा, यहाँ पे टॉर्क बराबर आई अल्फा। टॉर्क होता है 10 फोर्स इंटू रेडियस 0.2 बराबर आई हो जाएगा 0.4 इंटू अल्फा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अल्फा क्या हो जाएगा, 5। अल्फा हो जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हमको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट 0 था प्लस अल्फा 5 इंटू अल्फा इंटू टी 4, 20 रेडियन पर रेडियन। What is the conductivity of pure semiconductor sample if electron density is इतना and hole is इतना। ठीक है, हमने बोला क्या पूछा है हमको, कंडक्टिविटी सिग्मा बराबर ई इंटू म्यू ई इंटू आई एच, म्यू ई इंटू एन एच, म्यू ई इंटू एन एच। ओके, म्यू इंटू आई एच बोलेंगे फिर एन एच बोलेंगे। म्यू क्या है, यहाँ पे मोबिलिटी है और ये डेंसिटी है, आई डेंसिटी है ना, आई डेंसिटी है। और हमने बोला प्लस म्यू एच इंटू आई ई, म्यू एच इंटू आई ई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से भी डिपेंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू म्यू 2.3 इंटू ओके 2.3 इंटू म्यू ई इंटू आई एच। ओके आई हमने बोला इसके लिए म्यू इंटू आई ई लिखना था यहाँ पे, म्यू एच इंटू आई एच लिखना था यहाँ पे। आई तो 2.3 म्यू ई और उसका लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 12 और इसके साइड में हो जाएगा 10 टू द पावर 18 क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में है। 10 टू द पावर -2 करूँगा, -2 टू -3 +3 10 टू द पावर +6 हो जाएगा, मतलब 18 हो जाएगा। ये मैं 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 0 पॉइंट मतलब 10 टू द पावर -2 इंटू 8 इंटू यहाँ भी 10 टू द पावर, इसको कितना से पढ़ाऊंगा 6 से मतलब 19, ये 19 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 5 ये हो जाएगा, 5 to 10 ये हो जाएगा 15, तो 11.5 इंटू 10 टू द पावर 18 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 17 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ये 115 इंटू 10 टू द पावर 17 प्लस 8 इंटू 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17 कैंसिल और कॉमन 1.2 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे जब बाहर निकालूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा, इंटू आ जाएगा ये 123। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा ये अपने पास 1.2 इंटू 1.6 होगा, मतलब 1.6 इंटू 1.2। तो 1.6 इंटू 1.2 करना है, 1.2 इंटू 1.6 करना है, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 6 1 6 और एक 7 0, 1 2 2, 1 1 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये 1, ये होगा 1.92 1.92 ये हो जाएगा। The circuit given, okay, the circuit gives the output as that of,
ये अपने पास आउटपुट देखो चलो, तो अपने पास अगर सपोज इसको मान लिया जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, सबका अगर इनपुट जीरो है तो यहाँ पे इसका जीरो इंटू जीरो, जीरो का बार वन, और यहाँ पे जीरो का बार वन, और वन प्लस वन, वन का बार जीरो। तो जीरो 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 जब आ रहा है तो आउटपुट क्या आ रहा है जीरो। जब जीरो 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 है तो आउटपुट क्या आ रहा है जीरो। मतलब ये है कि ये एंड नहीं हो सकता, ये नॉर नहीं हो सकता। तो अब ये एंड में भी होगा, मतलब ये नैंड नहीं हो सकता, नॉर नहीं हो सकता, मतलब अभी एंड में हो सकता है या फिर और में हो सकता है। तो क्या कर लेते हैं, इसको जीरो जीरो वन मान लेते हैं, जीरो जीरो वन मान लेते हैं। अब जीरो जीरो वन मान लेते हैं, अपने बोला जीरो जीरो वन मान लिया, तो ये जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का बार वन, और वन का बार जीरो, और वन प्लस नहीं, वन प्लस जीरो वन, वन का बार जीरो, तो जीरो आ रहा है। मतलब कि किसी का भी अगर ऐसे ऐसे एक और तरीके से सोच सकते हैं, जब जीरो 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 सपोज जीरो 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 कर दिया था, ठीक है, जब सबको वन 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 कर दिया, जब सबको वन 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 कर दिया, अगर ये नॉर गेट होता, अगर ये एंड मतलब और गेट होता, अगर ये और गेट होता तो हमको ऐड करके देता, तो ये वन मिलना चाहिए था, जीरो जीरो के लिए वन मिलना चाहिए था। जीरो जीरो वन है तो एक किसी भी एक कोई भी इनपुट अगर एक होगा है तो अपने को वन मिलना चाहिए था, वन मिल नहीं रहा है, जीरो मिल रहा है, मतलब अपने पास ये एंड गेट हो जाएगा, नॉर नहीं, और नहीं होगा, और नहीं होगा, और नहीं होगा। एयर इज पम्प्ड इनटू एन ऑटोमोबाइल ट्यूब एट, है ना, एयर इज पम्प्ड इनटू एन ऑटोमोबाइल ट्यूब अप टू अ प्रेशर ऑफ 200 किलो पास्कल इन द मॉर्निंग व्हेन द एयर टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेल्सियस. During the day, the temperature raised to 42 degrees Celsius and the tube expanded by 2%. The pressure of the air in the tube at this temperature will be approximately. कुछ नहीं करना, अपने पास PV बराबर NRT लगा देना है, कुछ नहीं करना, PV बराबर NRT लगा देना है, तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 बाई T2 हो जाएगा। तो P1 कितना है इनिशियली 200 इंटू वॉल्यूम ले लेते हैं V अपॉन टेम्परेचर दे दिया है 222, मतलब 22 273 में 2 इधर जोड़ दिया, कितना होगा 75, और 20 मतलब 295 हो गया। और यहाँ पे प्रेशर जो हो जाएगा वो निकालना है, वॉल्यूम कितना हो गया है 0.2% बढ़ जाएगा, मतलब 1.02 भी हो गया है, और 1.02 भी हो गया है, 1.02 भी हो गया है। टेम्परेचर जो हो जाएगा वो 42 इंटू 273, ये 5 हो जाएगा, 7 4 क्या होता है 7 7 4 11 का एक एक कैरी 315। ओके, तो हमने बोला ये हो गया इतना, तो अपने बोला पी निकाल, वी से वी कैंसिल हो गया, अब पी निकालना है, तो ये हो जाएगा 315 इंटू 200, 315 इंटू 200, 315 इंटू 200 अपॉन 295 इंटू 1.02, तो 5 6 जा 30, 5 से 31 कैरी 3, ये हो जाएगा 5 5 जो 25, और 45 का 5, तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 1.05 टाइम्स अपॉन 1.02 टाइम्स और इंटू 200, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 210 के आसपास आना चाहिए, 210 के 209। इन रिलेशन P बराबर अल्फा बाई बीटा ए की पावर AZ बाई के थीटा। P दिया है प्रेशर, P क्या है प्रेशर है, P क्या है प्रेशर है, P क्या है प्रेशर, P क्या है प्रेशर, Z क्या है डिस्टेंस, Z क्या है डिस्टेंस, Z क्या है डिस्टेंस, और K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा है टेम्परेचर, द डायमेंशनल फॉर्मूला बीटा। ये तो अपने पास क्या होगा डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि अपने पास कोई भी की पावर होता है डायमेंशनलेस, मतलब AZ बाई के थीटा हैज़ नो डायमेंशन, मतलब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, अल्फा का डायमेंशन निकाल लेंगे, और जब अल्फा का डायमेंशन निकालेंगे तो बीटा का डायमेंशन भी निकाल लेंगे। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा के थीटा बाई जेड, और के हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन मोमेंट क्या होता है पीवी बराबर NKT होता है, तो NKT में अपने पास के जो हो जाएगा वो PV बाई टी हो जाएगा, PV बाई टी मतलब टेम्परेचर, तो PV बाई थीटा लिख देता हूँ यहाँ पे, थीटा बाई जेड है डिस्टेंस, तो थीटा कैंसिल हो गया, वी कितना है वॉल्यूम अपॉन जेड क्या है डिस्टेंस को मैं एल लिख देता हूँ, तो ये अल्फा का डायमेंशन आ गया। अब अल्फा का डायमेंशन जब आ गया तो अब क्या निकाल लेंगे, बीटा का डायमेंशन निकाल लेंगे। अब अल्फा का डायमेंशन आ गया तो बीटा का डायमेंशन, प्रेशर बराबर दिया है अल्फा बाई बीटा, तो बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा बाई प्रेशर, अल्फा का है PV बाई PL, ये अल्फा का डायमेंशन PV बाई L, तो हमने P से P कैंसिल, मतलब V क्यूब, मतलब V का जो डायमेंशन होता है वो L क्यूब बाई L, मतलब L स्क्वायर अपने पास डायमेंशन आएगा, L स्क्वायर मतलब M0 T0 और L2 हो जाएगा, M0 T0 L2।
In young double slit experiment, a mica slab of thickness small t and refractive index is introduced. Refractive index mu is introduced in the spray from the first source S1. By how much distance the fringe pattern will shift? तो फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट होता है? जो डेल्टा एक्स होता है, जो फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट होता है वो म्यू माइनस वन इंटू टी थिकनेस इंटू कैपिटल डी. हमेशा ज़्यादा जल्दी हमेशा जो ऊपर में बड़ा टी आता है, ऊपर में बड़े लोग ऊपर में जाते हैं, हमेशा बड़े लोग हमेशा ऊपर में रहते हैं. ये हो गया बड़े लोग, बी मतलब कैपिटल डी ऊपर में. In young double slit experiment, one of the slit is wider than another, so that amplitude of light from one slit is double of that from the other slit. अपने पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें एक स्लिट का जो विड्थ है वो क्या है, ए है, तो दूसरा का क्या है, 2a. क्योंकि हमारे पास विड्थ जितनी का एम्पलीट्यूड एक से जो निकलता है वो ए है, दूसरे से निकलता है 2a है. If IM be the maximum intensity, IN maximum intensity है, IM maximum intensity है. The resultant intensity I when the interfere at the phase difference phi. तो हम जानते हैं कि अपने पास जो I होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, I is proportional to A स्क्वायर. I is proportional to A का जो अल्फा होगा, देखो इसका जो I is proportional to A का तो मतलब यहाँ से I1 इंटेंसिटी जो आ रही है वो कितनी होगी, वो अगर I है, यहाँ से I इंटेंसिटी जो निकल रहा है वो I है, तो यहाँ से जो I2 इंटेंसिटी निकल रहा होगा वो कितना होगा, इसका स्क्वायर करूंगा मतलब 4I. तो अपने पास जो I मैक्सिमम आएगा वो कितना होता है, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर. अब अंडर रूट ऑफ I1 कितना हो जाएगा, I प्लस अंडर रूट ऑफ 4I का होल स्क्वायर. अपने पास ये कितना आ गया, ये आ गया 2√I प्लस I मतलब रूट I का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया 3√I का होल स्क्वायर, मतलब ये आ गया 9I बराबर I मैक्सिमम कितना आ गया, 9I. I मैक्सिमम 9 आ गया, I मैक्सिमम 9I. अब मुझे क्या पूछा है, रिजल्टेंट निकालना है. तो रिजल्टेंट जो होता है I वो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई. तो I1 I2 निकालना है, I हमको निकाला I था, I2 कितना था, 4I था, प्लस टू अंडर रूट ऑफ 4I इंटू I 4I स्क्वायर, और ये कॉस फाई, ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई. तो ये हो जाएगा 5I प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4I कॉस फाई. तो यहाँ पे क्या करना है, हमको IM की वैल्यू पता है, IM की वैल्यू पता है, तो I को कॉमन ले लिया मैंने, I को कॉमन ले लिया इंटू 5 प्लस 4 कॉस फाई. और I को मैं क्या लिख सकता हूँ, IM बाई 9 इंटू 5 प्लस 4 कॉस फाई. ठीक है. और यहाँ पे क्या करना है, अगर हम लोग 5 देखो आंसर को अगर θ/2 के रेस्पेक्ट में दिया है, थीटा को 4/2 के रेस्पेक्ट में दिया है अपने पास यहाँ पे. I/m प्लस 4 cos phi where phi is given as the phase difference. द इंटेंसिटी जो दी है वो पहला वाला मैच कर रहा है इससे, नहीं पहला वाला मैच नहीं कर रहा है. देखो जल्दी कोई पहला टिक कर देगा यार, 5 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, 4 है यहाँ पे, 5 है आगे वाले में 4 है, तो यहाँ पे पहला वाला गलती से टिक हो जाती है लोगों से. तो यहाँ पे क्या होगा, 4 नहीं होगा, सामने में 5 है, सामने में क्या है, 5 है, सामने में क्या है, 5 और 4 नहीं होगा, तो ये नहीं होगा. तो क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ पे क्या चाहिए है कि यहाँ पे कैच क्या है कि IM बाई 9 इंटू 5 प्लस 4 कॉस फाई. हमने को 5/2 रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला कि cos 2 थीटा जो होता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो हमने बोला अगर जो थीटा है उसको हमने θ/2 ले लिया, तो θ/2 इंटू 2 cos थीटा तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1. तो ये आ जाएगा अपने पास cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1. तो IM बाई 9 ये हो जाएगा 5 प्लस 4 cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1. तो ये हो जाएगा IM बाई 9 5 प्लस 4 2 जा 8 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 4. 5 है 4 है माइनस 4 मतलब 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2.
ये इंटू आई एम बाई 9 मतलब ये फोर्थ वाला। ओके, a metal wire of linear density दिया, linear mass density, mass per unit length 9.8, mass per unit length 9.8, जिसको 10 मान लो, 10 मान लिया। स्ट्रेस्ड विद टेंशन दे दिया, टेंशन 10 kg वेट मतलब 100 न्यूटन, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जी नहीं मल्टीप्लाई किया है। 10 kg वेट मतलब 100 न्यूटन बिटवीन द टू डिजिट ऑफ सपोर्ट। ओके, 2 डिजिट सपोर्ट है अपने पास जिनकी दूर की बीच दूरी 10 से 1 मीटर है। ओके, द वायर पासेस एट इट्स मिडिल पॉइंट बिटवीन द पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ओके, मैग्नेट वाइब्रेट इन रेजोनेंस। ओके, सोनोमीटर का सेटअप है, ये सोनोमीटर का सेटअप है जिसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है V/2L √T बाई, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गया अपने पास। तो यहाँ पे जो V है उसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2L, V को मैं T/μ लिख सकता हूँ, ये जगह फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे बोला है कि व्हेन कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी n, देन फ्रीक्वेंसी n ऑफ द अल्टरनेटिंग सोर्स विल बी, क्योंकि रेजोनेंस में होगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इस वायर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2L, लेंथ दिया है, दोनों के बीच दूरी 1 मीटर, इंटू टेंशन √100 अपॉन, और हमने को बोला है टेंशन अपॉन √, ओके, टेंशन 100 अपॉन √kg, हमको ग्राम में दिया है। मास डेंसिटी जो दिया है ना वो ग्राम में दिया है, 10 ग्राम पर मीटर। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 10⁻³ पर मीटर, मतलब 10⁻² kg पर मीटर, 10⁻², है ना। और हमने बोला SI में लेने के लिए, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10⁴ का रूट लूंगा तो क्या है 10⁻² मतलब 100/2 मतलब 50 हर्ट्ज हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। Consider a wire with density D and stress sigma. For the same density, if the stress increase 2 times, the speed of the transverse wave along the wire change by density। जो अपने पास जो ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड रहती है वो क्या लिखते हैं, 100 स्ट्रेस सिग्मा बाय डेंसिटी, 100 सिग्मा बाय डेंसिटी। ओके, तो हमने क्या किया, अगर हमने 2 टाइम्स कर दिया स्ट्रेस को तो जो वेलोसिटी होगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा, वेलोसिटी जो होगा ना। ओके, इंक्रीज कर दिया स्ट्रेस को, इंक्रीज कर दिया आगे, और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं V बराबर √T/μ, तो T अपने पास हो गया ना। ओके, अपने पास एरिया लिख सकते हैं अपने पास कि जो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया। तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो मास पर यूनिट लेंथ होगा, √T अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ को ऊपर ले गया, एल खल्लास हो गया अपने पास, √FL, मास लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। अपने पास क्या है कि जो स्ट्रेस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो स्ट्रेस है मतलब जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेस के √2 टाइम्स है, स्ट्रेस के रूट टाइम्स है ना। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रूट स्ट्रेस, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू रूट स्ट्रेस। ओके, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल मतलब वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट स्ट्रेस, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट स्ट्रेस, एस ऊपर में है तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट स्ट्रेस। तो यहाँ पे जब मैंने क्या डबल कर दिया स्ट्रेस को तो ये अपने पास वेलोसिटी होगी √2 टाइम्स। Okay, an installation consisting of electric motor driving a water pump left 75 liter of water per second to a height of 4.7 meter. If the motor consume power of 5 kilowatt, then efficiency जो होता है वो power delivered upon power consume इंटू 100। तो पावर डिलीवर कितना कर रहा है ये mgh वर्क डन बाई टाइम अपॉन पावर कंज्यूम कितना कर रहा है 5000 वॉट, 5 किलोवाट इंटू 100। ओके, तो एम मास कितना है 75 लीटर, मतलब 75 की डेंसिटी पानी की क्या है, 1 ग्राम पर सीसी, या फिर मैं बोला 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो मैंने बोलता है ना भाई 1 किलो दूध दो मतलब 1 लीटर दूध दो, मतलब क्योंकि डेंसिटी क्या है उतनी ही है 1 के जितनी ही है। तो हमने बोला 1 है गया इंटू और मतलब हमारे पास मास कितना दिया है, 75, तो अपने पास 75 लीटर मतलब 75 kg इंटू जी मतलब 10 इंटू एच हो जाएगा 4.7 अपॉन मतलब टी तो सेकेंड हो गया पर अपने पास 1000 इंटू 100। ये दो जीरो
ये जीरो कैंसल, ये हो जाएगा 5 वन जा, ये हो जाएगा 5 वन जा 25 5 जा, तो 15 इंटू 4.7 7 5 35 का 5 3 कैरी 7 वन जा 7 और 10 का जीरो जीरो नीचे लिखूँ 4 5 10 का 4 5 20 का जीरो 2 कैरी 4 वन जा 4 ये 6, ये क्या हो रहा है, ये 5 और जीरो है और ये 70.5 मतलब 769 उसके आसपास। A particle is spirited with velocity u making an angle theta with horizontal, making an angle theta with horizontal, the instantaneous power of the gravitational force is। तो पहले तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या लिखते हैं, वेलोसिटी जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर जो लॉन्ग वाला होगा, जिसको हमने बोला है कि ऐसे पार्टिकल को फेंका ऐसे, तो जो अंदर वाली वाला u cos थीटा हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, बस ये चेंज होगा, ये u से है तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वही चेंज होगा। तो अपने पास जो v लिखूंगा वो u cos थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, ये हो जाएगा v। तो हमको बोला है पावर, पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर होता है, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो एफ जो होगा एम जी को नीचे रखिएगा माइनस एम जी और जे कैप की तरफ नीचे की तरफ डॉट वी, मतलब यहाँ पे ये वाला टर्म यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ओके, तो यहाँ पे जो हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एम जी माइनस एम जी यू कॉस थीटा और आई डॉट जे की परपेंडिकुलर जीरो हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा एम जी मतलब एम स्क्वायर जी टी यू साइन थीटा। तो जो अपने पास और क्या नहीं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे ये गलती हुआ है, यहाँ पे ये गलत, यहाँ पे ये वाले स्टेप में क्या है गलत है, ये वाला स्टेप में गलत है, यहाँ पे ये वाला इधर नहीं होगा उधर होगा, मतलब पूरा नहीं लिखा इसमें। तो ये हो जाएगा एफ हो जाएगा एम जी वो भी माइनस एम जी जे कैप इंटू ये होगा फोर्स इंटू यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। तो ये जो आई है और जे जीरो हो जाएगा, तो एम जी को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा यू साइन थीटा से और ये जी टी से, तो ये हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा मतलब यू साइन थीटा माइनस प्लस जी स्क्वायर एम जी स्क्वायर टी, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा किसका प्रोपोर्शनल पावर। तो जो पावर है वो टाइम के, ये वाई है ये एक्स है, ये वाई इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला, जो स्लोप होगा वो क्या होगा एम जी स्क्वायर और टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, तो वेरीज लीनियर विद टाइम, बिल्कुल सही।